आमतौर पर जब भी गणित या मैथ्स शब्द सामने आता है ना, तो दिमाग में तुरंत एक कैलकुलेटर की इमेज बन जाती है। मतलब एक ऐसी ठंडी सी मशीन जहां कुछ नंबर डाले, बटन दबाया और बस एक सटीक जवाब बाहर आ गया, या तो सही या एकदम गलत। हाँ बिल्कुल। और सही बताऊं तो यही सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि जब आप एक वास्तविक कक्षा के अंदर कदम रखते हैं और एक छोटे बच्चे को गणित सीखते हुए देखते हैं, तो ये जो कैलकुलेटर वाली साफ सुथरी इमेज है ना, वो पूरी तरह से टूट जाती है। अरे वही तो, उस कक्षा में सिर्फ संख्याओं का लेन देन थोड़ी हो रहा है। वहां तो बच्चे की सोच, उसके तर्क करने के तरीके और संज्ञानात्मक विकास की पूरी एक प्रयोगशाला चल रही होती है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी प्रयोगशाला को डिकोड करने के लिए हम आज की इस गहरी चर्चा में बैठे हैं। वीजी एकेडमी की तरफ से तैयार किए गए गणित शिक्षा शास्त्र यानी मैथ्स पेडागोजी के विस्तृत नोट्स का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो लोग सीटीईटी, जेटीईटी, बीपीएससी और यूपीटीईटी जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन किसी खजाने से कम नहीं है। हमारा मिशन आज बहुत क्लियर है। हम 50 अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के पूरे सेट को कवर करने वाले हैं। हाँ, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। हम सिर्फ सही उत्तरों की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर उत्तर के पीछे का क्यों और परीक्षा में समय बचाने वाली ट्रिक्स भी समझेंगे। तो चलिए एकदम जड़ से शुरुआत करते हैं। इन नोट्स में दार्शनिक जॉन लॉक का एक बड़ा ही दिलचस्प कोट है। वो कहते हैं कि गणित दिमाग में तर्क करने की आदत डालने का एक तरीका है। अगर मैं इसे आज के हिसाब से देखूं, तो गणित कोई डेटाबेस नहीं है, ये तो दिमाग की कसरत करने का एक जिम है। अरे वाह, ये जिम वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। और मजे की बात यह है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मेरा मतलब एनसीएफ 2005 का पूरा आधार ही यही है। शिक्षण परीक्षाओं में एनसीएफ के उद्देश्यों पर तो हमेशा सवाल आते हैं। हाँ, वो दो उद्देश्य ना, एक संकीर्ण उद्देश्य और दूसरा उच्च उद्देश्य। पर ये संकीर्ण उद्देश्य सुनने में थोड़ा नेगेटिव नहीं लगता? क्या इसका मतलब सिर्फ जोड़ घटाव सिखाकर काम चलाना है? एक तरह से हाँ। संकीर्ण या नैरो एम का मतलब है बच्चे को संख्याओं और बुनियादी गणनाओं में इतना कुशल बनाना कि वो भविष्य में रोजगार के लायक बन सके, समाज के आर्थिक विकास में योगदान दे सके। ये जरूरी तो है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है। अच्छा, तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य वही एनसीएफ का उच्च उद्देश्य है, जो आपके जिम वाले विचार से जुड़ता है। ये है बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना, जैसे उसकी अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को जगाना और तार्किक निष्कर्ष निकालने की क्षमता को बढ़ाना। एक मिनट, यहाँ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। पेडागोजी में तो हमेशा यही रटाया जाता है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को गणित एकदम ठोस चीजों के जरिए पढ़ाना चाहिए, जैसे कंकड़, सेब या लकड़ियां। तो फिर प्राइमरी स्तर पर इस अमूर्तता की क्या जरूरत है? ये सोचना बिल्कुल गलत है कि प्राइमरी स्तर के गणित में अमूर्तता की कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, वो कैसे? जरा सोचिए, जब एक बच्चा 3 असली सेबों को अपनी आंखों से देखता है और फिर अपनी कॉपी पर 3 का प्रतीक लिखता है, तो वो क्या कर रहा है? वो ठोस वास्तविकता से अमूर्तता की ओर ही तो छलांग लगा रहा है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। गणितीय अवधारणाएं हमेशा पदानुक्रमित होती हैं। जो छोटे छोटे पैटर्न बच्चा आज प्राइमरी में कंकड़ों से सीख रहा है ना, वही भविष्य में उसकी बीजगणितीय सोच की नींव बनते हैं। एनसीएफ का विजन सिर्फ एल्गोरिदम याद करवाना नहीं है। तो विजन ये है कि कक्षा में बच्चे सार्थक समस्याएं हल करें, राइट? और नोट्स में एक और बात है कि गणित सीखना कोई एकांत में करने वाला काम नहीं है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संस्कृति का भी रोल होता है। एकदम सही। इसे ही पेडागोजी की भाषा में गणितीकरण या मैथमेटाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणितीय नजरिए से सुलझाना है, ना कि रटे रटाए फॉर्मूले लगाना। चलिए, सिद्धांत तो समझ आ गए, लेकिन असली चुनौती तो इन्हें एक शोरगुल वाली क्लास में लागू करने की है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करवा रहा हूँ और एक बच्चा एकदम गलत जवाब देता है। तो मैं तो तुरंत कहूंगा, नहीं बेटा ये गलत है, सही जवाब ये है। क्या रणनीतिक रूप से ये सही है? पेडागोजी के हिसाब से देखें तो गलत उत्तरों का तुरंत और सीधा समाधान दे देना सबसे खराब रणनीतियों में से एक है। पर क्यों? इससे तो क्लास का टाइम बचता है ना? टाइम जरूर बचता है, लेकिन बच्चे की सोचने की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। इसके बजाय एक स्मार्ट शिक्षक को उस गलतफहमी की जड़ तक जाना चाहिए। इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है
उदाहरण और गैर उदाहरण का उपयोग करना। गैर उदाहरण मतलब नॉन एग्जाम्पल्स, ये कैसे काम करता है? मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लो बच्चे को सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। बच्चा खुद ही एक नियम बना लेता है कि अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है तो वे सर्वांगसम भी होंगी। ठीक है। तो टीचर क्या करेगा? डांटेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। टीचर सीधे ये कहने के बजाय कि तुम गलत हो, एक गैर उदाहरण पेश करता है। वो बोर्ड पर 12 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाला एक आयत बनाता है और फिर 12 क्षेत्रफल वाला ही एक त्रिभुज बना देता है। ओहो, क्षेत्रफल तो दोनों का 12 है, लेकिन आकृतियां तो एक दूसरे के ऊपर फिट ही नहीं होंगी। बच्चा खुद अपनी आंखों से देखकर समझ जाएगा कि उसका नियम काम नहीं कर रहा है। कमाल की ट्रिक है ना? उसे किसी के डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह हम सवालों के प्रकार से भी बच्चों की सोच को दिशा दे सकते हैं। बंद अंत और खुले अंत वाले प्रश्नों में यही फर्क है। हाँ, जैसे अगर मैं पूछूं 12 और 5 कितने होते हैं, तो ये क्लोज्ड एंडेड है। इसका एक ही जवाब है, 17। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पूछें कि इन दो संख्याओं को जोड़ने पर 17 आता है, हाँ, तो अब कक्षा का हर बच्चा अलग जवाब दे सकता है। कोई 10 और 7 कहेगा, कोई 8 और 9 कहेगा। ये तो बच्चे की सहज समझ को पूरी तरह से खोल देता है। और यही एक सामाजिक रचनावादी कक्षा की पहचान है, जहां बच्चे सहयोग से सीखते हैं। जैसे गुणा सिखाने के लिए सीधे पहाड़े रटाने के बजाय बार बार जोड़ने वाली गतिविधि कराई जाए, या बच्चों को 10+2 और 10×2 जैसी स्थितियां खुद बनाने को कहा जाए। रणनीतियों में एक और टेक्निकल पॉइंट है जो नोट्स में मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा। गणितीय तर्क को लेकर जैसे कहा गया है कि गणितीय कथन सशर्त हो सकते हैं, और एक ग्राफ का जिक्र था x बराबर y²। इसका क्या काम है प्राइमरी में? देखिए, सशर्त का मतलब है अगर तो वाले कथन। जैसे अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो वो 2 से भी होगी। ये तार्किक सोच की बुनियाद है। और जहां तक उस ग्राफ की बात है, वो सिर्फ एक चित्र नहीं है। तो फिर क्या है? जब एक बच्चा उस पैराबोला को देखता है तो वो विजुअल तरीके से समझता है कि कैसे y के दो अलग-अलग मानों के लिए x का एक ही मान आ सकता है। ये रटने वाली चीज नहीं है, ये तर्क कौशल जांचने का तरीका है। इसी तरह कॉमन डिवाइजर वाला कथन कोई रटने वाली बात नहीं, बल्कि एक परिभाषा है। समझ गया। और ये सब तभी संभव है जब शिक्षक खुद अपडेटेड रहें। नोट साफ चेतावनी देते हैं कि शिक्षकों का आपस में न्यूनतम संवाद उनके पेशेवर विकास के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल, टीचर्स को आपस में बात करनी ही चाहिए। खैर, रणनीतियों के इस महासागर से निकलकर अब उस द्वीप पर चलते हैं जहां सबसे ज्यादा बच्चे खौफ खाते हैं। मेरा मतलब है भिन्न और दशमलव। इसका डर स्वाभाविक है, क्योंकि इन्हें अक्सर सिर्फ बोर्ड पर रूखे सूखे नंबरों की तरह लिख दिया जाता है, जबकि इन्हें छुआ और महसूस किया जा सकता है। यहीं पर TLM ट्रिक्स काम आती हैं। नोट्स में एक मजेदार पहेली थी। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से कम हूं। बच्चे से क्या सीखते हैं? ये पहेली बेस 10 और स्थानीय मान की अवधारणा को मजबूत करने की एक बहुत ही चालाक ट्रिक है। जब बच्चा सोचता है कि 5 दहाई मतलब 50 और 4 इकाई मतलब 4, तो वो केवल संख्या नहीं लिख रहा, वो संख्याओं की संरचना को डिकोड कर रहा है। ये तो पूर्ण संख्याओं की बात हुई, लेकिन जब बात भिन्नों या फ्रैक्शंस की आती है, तो कौन सा टूल सबसे बेस्ट है? भिन्नों के लिए क्विज़नियर रॉड से बेहतर कुछ नहीं। कल्पना कीजिए कि आपके पास अलग-अलग रंगों और लंबाइयों की कुछ रंगीन लकड़ियां हैं। मान लीजिए एक लंबी नारंगी छड़ को हम एक पूरा हिस्सा मान लेते हैं। अच्छा, और फिर? अब बच्चा पीली रंग की 2 छड़ों को उस नारंगी छड़ के ऊपर रखता है और देखता है कि दोनों मिलकर बिल्कुल नारंगी के बराबर हो गईं। अरे वाह! तो बच्चा बिना किसी फॉर्मूले के समझ गया कि पीली छड़ नारंगी का आधा है। ये तो एकदम विजुअल हो गया। हाँ, और दशमलवों के गुणा के लिए ग्रिड पेपर का उपयोग सबसे अच्छा रहता है। अगर 0.3 को 0.4 से गुणा करना है, तो बच्चा ग्रिड में रंगों से बक्से भरता है और खुद 0.12 का विजुअल प्रतिनिधित्व देख लेता है। ये सीधा दिमाग में छप जाता है। कमाल है। अच्छा, संख्याओं को लेकर कुछ छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम भी नोट्स में है। जैसे अगर कोई कहता है कि मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूं, तो यहाँ तीसरी शब्द क्या है? यहाँ तीसरी एक क्रम सूचक संख्या है, जिसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, जो स्थिति बताती है। और एक संवरक गुण का भी जिक्र है। हाँ, वो क्लोजर प्रॉपर्टी ना। बिल्कुल, संवरक गुण बहुत सीधा सा है।
अगर आप दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणाम भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। एक प्रॉब्लम जो मैंने अक्सर प्राइमरी के बच्चों में देखी है वो ये है कि जब वे किसी लाइन में रखी गेंदों को गिनते हैं तो कभी-कभी एक ही गेंद पर उंगली रखकर उसे 2 बार गिन लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूरी कहते हैं। बच्चे को ये समझना होगा कि हर एक भौतिक वस्तु के लिए केवल एक ही संख्या नाम असाइन किया जा सकता है। और शायद उन्हें क्रम अप्रासंगिकता भी सीखनी होती है। बिल्कुल सही। मतलब आप गेंदों को बाएं से दाएं गिने या दाएं से बाएं, कुल संख्या नहीं बदलेगी। और एक बड़ी शानदार ट्रिक नोट्स में थी कि अगर आप बच्चों को बाजार से अलग-अलग बैग की कीमतों की पर्चियां लाकर उन्हें क्रम में लगाने को कहते हैं तो आप उन्हें सिर्फ तुलना नहीं सिखा रहे हैं, आप अनजाने में ही डेटा हैंडलिंग की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। चलिए अब संख्याओं की दुनिया से बाहर निकलते हैं और आकृतियों की ओर बढ़ते हैं। वन हीले मॉडल का जिक्र किए बिना तो ज्यामिति की चर्चा अधूरी है। अगर मैं इससे अपने नजरिए से देखूं तो वन हीले का सिद्धांत किसी वीडियो गेम के लेवल्स की तरह लगता है। आप अचानक से बॉस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। अमोसे को देखकर कहता है कि ये त्रिभुज है, सिर्फ उसकी शक्ल देखकर। लेकिन नोट्स में रोहित नाम के छात्र का एक उदाहरण है जो वर्ग को आयत और समचतुर्भुज दोनों मानता है। रोहित इस गेम के किस लेवल पर है? रोहित ने शुरुआती लेवल पार कर लिए हैं। वो अब लेवल 2 पर है, जिसे संबंध का स्तर कहते हैं। लेवल 1 पर बच्चा सिर्फ गुण रटता है, लेकिन लेवल 2 पर वो उन गुणों के बीच रिश्ते बनाता है। ये उच्च स्तर की सोच है। तो इस सोच को कक्षा में कैसे पैदा किया जाए? स्थानिक तर्क विकसित करने के लिए कोई ट्रिक है क्या? हाँ, टेसेलेटिंग आकृतियों की पहचान सबसे अच्छी गतिविधि है। टेसेलेशन मतलब आकृतियों को इस तरह जोड़ना कि बीच में कोई खाली जगह न बचे, जैसे फर्श की टाइल्स। ओहो, तो जब बच्चा खुद टाइल्स को जोड़कर पैटर्न बनाता है तो उसका दिमाग गणना कर रहा होता है कि कौन सी आकृति किस कोण पर फिट होगी। बिल्कुल। आकृतियां पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य विजुअलाइजेशन और स्थानिक तर्क बढ़ाना है, रटना नहीं। ज्यामिति में परिमाप और क्षेत्रफल को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। हाँ, बच्चे मान लेते हैं कि अगर क्षेत्रफल समान है तो परिमाप भी समान होगा। शिक्षक को समझाना चाहिए कि किसी भी आकृति का आकार ही उसका परिमाप तय करता है। और त्रिभुज पढ़ाते समय सिर्फ एक ही तरह का आदर्श त्रिभुज नहीं दिखाना चाहिए, हर तरह के त्रिभुज दिखाने चाहिए। यहाँ एक बहुत ही तार्किक वाक्य है। एक त्रिभुज के लिए 3 रेखाखंड होना आवश्यक शर्त है, लेकिन पर्याप्त नहीं। ये थोड़ा कानूनी भाषा जैसा लग रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंडों का होना आवश्यक तो है, लेकिन क्या कोई भी 3 रेखाखंड जुड़कर त्रिभुज बना देंगे? नहीं, उन्हें त्रिभुज असमानता नियम का पालन करना होगा। मतलब किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। एकदम सही। अगर 1, 2 और 10 सेंटीमीटर की लकड़ियां हैं तो वे कभी त्रिभुज नहीं बना पाएंगी। इसलिए सिर्फ 3 रेखाखंड होना पर्याप्त नहीं है। क्या बात है। और इन चीजों को क्लासरूम से बाहर ले जाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा बच्चों को वास्तुकला में आकृतियां देखने में मदद करती है। एक गतिविधि मुझे बहुत अच्छी लगी, कागज मोड़कर उसमें छेद करना। हाँ, जब आप उस कागज को खोलते हैं तो वो एक साथ समरूपता भी सिखाता है और भिन्न भी। अब एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो किसी भी शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा। सब पढ़ा दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि बच्चा कहाँ अटका हुआ है? इसके लिए शब्द समस्याओं के मूल्यांकन में न्यूमैन थ्योरी सबसे कारगर है। न्यूमैन ने 5 स्तर बताए हैं जो शॉर्ट सर्किट पहचानने में मदद करते हैं। हाँ, परीक्षा में इनका सही क्रम बहुत पूछा जाता है। इसे याद करने की ट्रिक क्या बताई गई है? इसकी ट्रिक है RCTPE। पहले पढ़े यानी रीड, फिर समझे यानी कॉम्प्रिहेंड, उसके बाद सबसे अहम कदम गणित में बदलें यानी ट्रांसलेट। थोड़ा रुकिए, ये ट्रांसलेट वाला कदम फेल कैसे होता है? मान लीजिए सवाल है, राम के 10 सेबों में से 3 खराब हो गए। बच्चा पढ़ लेता है, समझ लेता है कि सेब खराब हुए हैं, लेकिन ट्रांसलेट करते समय वो माइनस की जगह 10 + 3 लिख देता है। अरे हाँ, उसे समझ नहीं आया कि खराब होने को गणितीय चिन्ह में कैसे बदलना है। इसके बाद के कदम क्या हैं? फिर आता है ऑपरेशन करना यानी प्रोसेस, और अंत में उत्तर लिखना यानी एनकोड। तो क्रम हुआ रीड, कॉम्प्रिहेंड, ट्रांसलेट, प्रोसेस, एनकोड। बहुत ही तार्किक है। और अगर हम बच्चों की प्रगति को दर्ज करने वाले उपकरणों की बात करें तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो में क्या फर्क है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक तरह का वर्णनात्मक रिकॉर्ड है कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की प्रगति कैसी है, जबकि पोर्टफोलियो एक निश्चित समय में बच्चे के उत्कृष्ट कार्यों का संग्रह है।
मूल्यांकन में छात्रों के उत्तरों का औचित्य जानना भी तो सबसे जरूरी है ना। बिल्कुल। और डेटा हैंडलिंग में सबसे बेहा कदम सिर्फ डेटा जमा करना नहीं, प्रश्न तैयार करना होता है। इसके अलावा ज्यामिति में अनुमानों का बड़ा महत्व है। ये फालतू नहीं होते। हाँ, और कथनों के प्रकार भी। जैसे कथन ए है, यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। और कथन सी है, यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है। तो यहाँ सी ए का विलोम है। सही पहचाना। अब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। जो छात्र दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए ज्यामिति कैसे काम करेगी? उनके लिए स्पर्श आधारित उपकरण बेस्ट हैं। जैसे जियोबोर्ड, जिस पर रबर बैंड से आकृतियां बनती हैं, या अबेकस। लेकिन जियोजेब्रा का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्रीन आधारित है। एक चीज जो मुझे हैरान करती है वो है डिस्लेक्सिया का गणित से जुड़ाव। आम धारणा तो यही है कि डिस्लेक्सिया सिर्फ पढ़ने की बीमारी है। यही एक बड़ी गलतफहमी है। डिस्लेक्सिया गणित सीखने को भी प्रभावित करता है क्योंकि बच्चे शब्द समस्याएं नहीं पढ़ पाते। वे भाषा में उलझ जाते हैं तो गणितीय ऑपरेशन कैसे करेंगे? ये पूरा विश्लेषण वाकई एक बहुत गहरा नजरिया देता है। हमने एनसीएफ के लक्ष्यों से लेकर न्यूमैन के थ्योरी तक 50 सवालों का पूरा निचोड़ निकाल लिया। और वो भी बिना कुछ रटे। जब हम क्यों समझ लेते हैं तो ट्रिक्स खुद ब खुद काम करने लगती हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हमेशा याद रखें, एक बेहतरीन शिक्षक वो नहीं है जो सारे सही जवाब जानता हो, बल्कि वो है जो बच्चों से सही सवाल पूछना जानता हो। बहुत खूब कहा आपने। अगली बार जब किसी बच्चे को गणित सिखाएं तो फॉर्मूले रटाने की बजाय उसके दैनिक जीवन से जुड़ी कोई पहेली पूछें। इसी विचार के साथ हमारी ये गहरी चर्चा यहीं संपन्न होती है। आपकी आगे की तैयारी के लिए शुभकामनाएं।